नमस्कार, जय हिंद। मैं बिट्टू सर। आज की क्लास अम्ल क्षारक एवं लवण पे है, जो कक्षा 10वीं की केमिस्ट्री की दूसरी चैप्टर में है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अम्ल क्षारक एवं लवण की सारी कॉन्सेप्ट, सारी ऑब्जेक्टिव, सारी सब्जेक्टिव को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, समझने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितनी भी चीज हम लोग समझेंगे ना, मेरी भाषा में, आप जान रहे हैं बिट्टू सर की भाषा आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात ऐसा है कि गर्मी के महीने में आप ऑब्जर्व किए होंगे, आप देखे होंगे कि घर में रखा हुआ खाना जब सुबह में बनाए और शाम में वो सब्जी को खाए तो कुछ खट्टापन आ जाता है उसमें, या कुछ अजीब स्वाद हो जाता है, महकने लगता है, गंध करने लगता है। जो कि पिछली चैप्टर में बताए थे, तेल के कारण, विकृत गंधिता के कारण जो है वो महकने लगता है, गंध करने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके खाने में दो चीज है, अम्ल और क्षारक। तीसरा लवण तो है ही, लवण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो नमक है हमारा। तो अम्ल और क्षारक के कारण ही आपका खाना जो है ना, स्वाद में खट्टा या कड़वा लगता है। तो बात ऐसा है कि जो स्वाद में खट्टा हो जाए, स्वाद में खट्टा लगने लगे, तो वो आपका एसिड है, यानी अम्ल है। ठीक है? तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। दूसरी बात यह है कि इसका मतलब है कि जितना भी खाना हम लोग खाते हैं, आम खा रहे हैं, लीची खा रहे हैं, नींबू खा रहे हैं, संतरा खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, खट्टापन इसमें लगता है। क्या ये भी एसिड है? बिल्कुल, एसिड ये भी है। तो जितना भी आप खाना आपको खट्टा लगे, खाने में जो चीज खट्टा लगे, स्वाद में खट्टा लगे, वो अम्ल है, एसिड है। अम्ल, उसका इंग्लिश एसिड होता है, यह स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये ख्याल रखिएगा। अम्ल जो है नीले लिटमस को, देखिए लिटमस जो है ना, यहां पे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। लिटमस एक डाई है। डाई मतलब कोई रंग, ठीक है, एक लिक्विड में है, द्रव फॉर्म में होता है, जो कि बैंगनी कलर का होता है। जब आप इसको एसिड में डालते हैं ना, अम्ल में जब डालते हैं, तो इसका कलर चेंज हो जाता है, इसका रंग लाल हो जाता है। और जब इसको हम साबुन पानी वगैरह में या सर्फ में, सोडा में, यानी कि क्षारक में डालते हैं, तो इसका जो है नीला हो जाता है। ठीक है? तो उसी को पेपर पे जब उसको रंगीन किया जाता है, उसी से अगर पेपर में डुबो के सुखाया जाता है ना, कुछ खास तरह के पेपर होते हैं, उसमें सुखाया जाता है, तो उसको लिटमस पत्र कहते हैं, लिटमस पेपर। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, लिटमस एक रंजक है, रंग है, डाई है, और लिटमस पत्र एक पेपर है। तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना। तो हालांकि बात एक ही है, चाहे डाई हो या पेपर हो, उसको लाल करने का काम करता है। नीले लिटमस को यह लाल करने का काम करता है। कौन? अम्ल। तीसरी बात है, एक साइंटिस्ट है आर्हेनियस, ये केमिकल फॉर्म में अपनी बात बताते हैं। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल जल में घुलकर H+ आयन, यानी हाइड्रोजन धन आयन हम लोगों को देता है। ठीक है? तो ये तीन बात आप समझ गए। एसिड के बारे में आप बहुत दिन से सुने होंगे, कुछ एसिड जो आपके शरीर को जला सकता है। आप दिन प्रतिदिन न्यूज में देखते हैं कि फलाने जगह एसिड अटैक हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि एसिड किसी लड़की या लड़का के शरीर पे जब जाता है तो उसकी चेहरा को जला देता है। तो उसको हम लोग खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जो हम लोग खा रहे हैं ना, वो कौन सी एसिड है, और वो जो किसी के चेहरे पे दिया जाता है वो कौन सी एसिड है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। कुछ हार्ड होता है, जो बहुत मजबूत एसिड होता है ना, और कुछ बहुत ही कमजोर एसिड होते हैं, कमजोर अम्ल होते हैं। तो उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। हार्ड वाला कहां से आता है, मजबूत वाला कहां से आता है, और कमजोर वाला कहां से आता है, कैसे तैयार किया जाता है, इसे ध्यान दीजिए। अम्ल को उसकी शक्ति के आधार पर, अम्ल को उसकी शक्ति के आधार पर दो भाग में बांटा। प्रबल अम्ल मतलब मजबूत वाला अम्ल, दूसरा दुर्बल अम्ल, कमजोर वाला अम्ल। ये प्रबल अम्ल जो है, ये लगभग 3-4 तरीके के होते हैं। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारी आंत में पाया जाता है, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे खतरनाक एसिड को हम लोग अपनी पेट के अंदर, जो हमारे शरीर के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र में आप पढ़े होंगे, आंत होती है, छोटी आंत, बड़ी आंत, तो वहां पे हम लोगों का ये HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबसे खतरनाक एसिड होता है, और उसको हम लोग पेट में लेके चलते हैं। अरे खतरों के खिलाड़ी है ना जी हम लोग। H2SO4 ये बैटरी वगैरह में होता है।
आपके घर में जो बैटरी होंगे, इन्वर्टर की बैटरी जो होंगे या ट्रैक्टर कार की जो बैटरी होंगी, उसमें H2SO4 है। अब देखिए बाकी ड्राई बैटरी की बात नहीं कीजिएगा, मोबाइल वगैरह में, घड़ी वगैरह में लिथियम बैटरी का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर HNO3 यानी अमोनिया। तो ये सब जो है ना प्रबल अम्ल है। ये कहां से इसकी जो देखिए ये जो प्रबल अम्ल है इसकी जो सोर्स है ये कहां से आती है, इसको हम लोग लैब में तैयार कर सकते हैं, इसको प्रयोगशाला में हम लोग तैयार करते हैं। मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाए तो HCl बना, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन को मिलाए तो हमारा जो H2SO4 बना, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन यानी अमोनिया वगैरह से ये जो है हमारा बनाया जाता है। तो इसलिए ये बहुत ही खतरनाक होता है एसिड। अगर बात करें दुर्बल अम्ल की, मतलब कमजोर अम्ल की अगर बात करें, ये जो होता है ना, हम लोग जो खाना खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो उसमें ये होता है। जैसे देखिए एसिटिक अम्ल हो गया, फॉर्मिक अम्ल हो गया, साइट्रिक अम्ल हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया, ऑक्जेलिक अम्ल हो गया। तो ये फॉर्मिक बहुत तरह की ऐसी जो अम्ल होती है जो खाना में होता है, वो आपको अभी जस्ट मैं बता दूंगा, उसको आप याद भी कर लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये साइट्रिक अम्ल जैसे हमारा नींबू में पाया जाता है, नींबू हम लोग जो खाते हैं ना, तो साइट्रिक अम्ल उसमें पाया जाता है। अगर बात करें लैक्टिक अम्ल की, तो दूध से जो दही जमता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, जो कि दूध में जाने के साथ वो लैक्टिक अम्ल तैयार कर देता है, जिस कारण से दही बन जाती है। तो दही में जो है क्या पाया जाता है, हमारा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो चलिए अगर बात करें अम्ल अब कौन गाढ़ा होगा और पतला होगा, कंफ्यूज नहीं करना है। मैं बहुत बड़ा डिफिनेशन नहीं दूंगा क्योंकि आपको पता है कि बिट्टू सर अपनी भाषा में पढ़ाते हैं, तो अपनी भाषा में समझिए। ये सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, हर जगह आप पढ़ते होंगे सांद्र अम्ल है, तनु अम्ल है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कंफ्यूज काहे करते हो भाई, कंफ्यूज नहीं करना है। सांद्र मतलब गाढ़ा, सांद्र मतलब समझना सांड, सांड जो होता है वो बैल का जो है, मतलब बाबूजी जो होता है वो सांड, वो हो गया गाढ़ा। गाढ़ा का मतलब क्या, अगर आपको हम बोले भैया दूध हमको गाढ़ा चाहिए, मतलब पानी नहीं होना चाहिए ना उसमें, आया होगा भी तो पानी का कम मात्रा होगा। अब बात करें तनु, तनु तनिक मतलब पतला, तनु बोले तो पतला, और सांद्र बोले तो, सांड बोले तो गाढ़ा, यानी अम्ल अधिक जल कम, सांद्र अम्ल, और तनु अम्ल कम और पानी बहुत अधिक मतलब जल अधिक, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तनु। तो कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्षारक के बारे में पढ़ते हैं। यह स्वाद में कड़वा होता है। यह क्षारक जो है लाल लिटमस को नीला कर देता था। आप देखिए बिल्कुल अम्ल का उल्टा हो रहा है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता था, तो क्षारक जो है क्या है, स्वाद में कड़वा होता है। यह वो देखिए नीला को लाल कर रहा था ना, अम्ल जो है नीला को लाल कर रहा था लिटमस को, अब जो लाल हो गया और उसको हम एसिड में अम्ल क्षारक में जब डालेंगे, ठीक है, तो वो नीला हो जाएगा। तो यानी क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। आर्हेनियस के अनुसार क्षारक जब जल में घुलता है तो हाइड्रोजन प्लस ना देता था जी, अब ये क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस आयन यानी ऋणायन देगा, ठीक है। तो इसमें भी जो है शक्ति के अनुसार इसे भी दो भाग में बांटा, प्रबल और दुर्बल में। तो प्रबल क्या हो गया आपको, प्रबल क्षारक हो गया आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बात करेंगे अगर दुर्बल क्षारक की, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बहुत ही कमजोर क्षारक होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए एक चीज में बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं क्षार और क्षारक में, ठीक है। हालांकि इंग्लिश में तो बेस और एल्कली है, अलग अलग वर्ड है, इसमें सुनने में ही ना लिखने में एक के तरह का लगता है। तो देखिए इसको एक नहीं समझना है, क्षारक और क्षार में बहुत अंतर है। देखिए कैसे अंतर है, ऐसा क्षारक जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जब हम वाटर में जब मिलाएंगे, पानी में जब मिलाएंगे तो पूरी तरह जब घुल जाए, अरे सोडा होता है ना जैसे साबुन का पानी, ठीक है, तो साबुन का पानी जो होता है वो क्या देखिएगा, साबुन पूरा पानी में घुल जाता है, तो पानी में जो घुल गया ना, तो वही विलयन को हम क्षार बोलेंगे। और जो नहीं घुल पाया, पूरी तरह से नहीं घुलेगा, तो उसको क्षार हम थोड़ी बोलेंगे। हाँ ये कह सकते हैं जितने क्षार है वह क्षारक होंगे, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होंगे। ये बात आप ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। अब देखिए दूसरी बात है अब लवण, तो यानी अम्ल के बारे में पढ़ लिए हम लोग, क्षारक के बारे में पढ़ लिए लवण। लवण मतलब नमक,
नमक जो हम लोग खाते हैं घर में, तो ऐसा नहीं, बहुत ऐसा नमक है। समझिए कि ये लवण के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे, केमिकल की शुरुआतें समझिए लवणे से होती है। ठीक है, वो कैसे होती है समझिए। जब अम्ल तथा क्षारक, हम लोग दोनों के बारे में पढ़े, अम्ल के बारे में भी पढ़े और क्षारक के बारे में पढ़े, तो जब अम्ल और क्षारक दोनों एक साथ अभिक्रिया कर जाए, दोनों अंतिम टकरा जाए, ऐसे तो एक दूसरे का ये दुश्मन है, जब एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेगा ना, तब जाके एक नया यौगिक बनेगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जैसे कि अभी बना है, उसी को लवण बोलेंगे। लवण के साथ ये जल भी बनाता है। जल क्यों बनाता है ध्यान दीजिए, ये देखिए OH हाइड्रोक्साइड है, OH यहाँ पे है और उसमें हाइड्रोजन गया था, HOH दोनों मिलके H2O बन गया, ये वाटर बनता है। चलिए उसको हम लोग ध्यान से हम लोग समझते हैं। देखिए जैसे HCl अम्ल है, NaOH क्षारक है, दोनों मिला तो देखिए H जो है OH के साथ चला गया, Na जो है किसके साथ, Cl के साथ चला गया, NaCl हो गया और आपको H2O बन गया। तो यानी अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया किया तो लवण और जल बनाया। देखिए अम्ल और क्षारक में ना बड़ा दुश्मनी होता है, एक दूसरे का तो एकदम विपरीत काम करता है। यानी अम्ल को उदासीन करने का काम क्षारक करता है और क्षारक को उदासीन करने का अम्ल करता है। किसी को अगर घर में आपको एसिडिटी हो जाए ना, यानी अम्लीयता का जब रोग हो जाए, तो उसको ना आप सोडा पिला दीजिए, लिम्का पिला दीजिए, ठीक है, सोडा वाटर पिला दीजिए उसको। क्यों, उसकी वो को कम कर दें। जैसे कोई दारू पी लेता है, कहता है ना भाई इसको खट्टा खिलाओ, तो यानी दारू में बहुत हद तक जो है, यानी शराब में बहुत हद तक जो है कुछ शराब में क्षार की मात्रा होती है, तो जिस कारण से आपका शरीर पूरा क्षारीय हो जाता है आपके शरीर के अंदर। तो उसको खत्म करने के लिए, उसको काटने के लिए आप अम्ल का प्रयोग कर सकते हैं। अम्ल में कुछ भी ले सकते हैं, अचार ले सकते हैं, सिरका ले सकते हैं, नींबू ले सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें जब आपको एसिडिटी हो जाए, खट्टा खट्टा ढकार आ रहा है, तो तभी आप लोग इनो पीते हैं ना जी। तो इनो कौन काम करता है, अम्ल को कम करने का काम करता है। तो यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया अगर पूछेगा तो आप ये बोलिएगा, हालांकि हम लिख नहीं रहे हैं, नोट कर लीजिए इस बात को, पॉज करके रोक के आप नोट कर लीजिएगा। यानी वह अम्ल और क्षारक के बीच जब अभिक्रिया होती है तो यह एक दूसरे को उदासीन कर देती है, इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सूचक के बारे में। सूचक मतलब क्या, सूचना देने वाला। तो यहाँ क्या दारू पीने का सूचना देगा, यहाँ पे तो सिर्फ ये बताएगा कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है और कौन जो है विलयन मतलब न्यूट्रल है। तो समझिए इस बात को। सूचक क्या है, इंडिकेटर। यह अपना रंग और गंध बदलकर यह बताता है कि कौन उसमें अम्ल है और कौन क्षारक है। तो यानी इंडिकेटर क्या है आपका, ये बताता है, ये क्या क्या चेंज कर देगा, अपना रंग चेंज कर देगा, अपना गंध महक को चेंज करके यह बताता है कि यहाँ पे अम्ल है कि क्षार है। समझ गए। देखिए वैसे ये जो सूचक होता है ना, 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्राकृतिक, भगवान द्वारा बनाया गया, नेचर द्वारा बनाया गया। दूसरा होता है संश्लेषित, जिसे हम तैयार करते हैं। तीसरा होता है गंधीय सूचक, ये दोनों अपना रंग बदल रहे हैं। और गंधीय सूचक मतलब क्या कि उसको अपना गंध बदलेगा। अब कैसे बदलेगा ये चलते हैं। देखिए प्राकृतिक जो मतलब किसी सोर्स से, गाछ वृक्ष से आया हुआ हो, जैसे देखिए लिटमस। लिटमस जो है लाइकेन के पौधा से इसको निकाला जाता है। लिटमस को तभी भी मैंने चर्चा किया था, लिटमस एक डाई होता है, कलर होता है, एक रंग होता है। ठीक है, उस रंग को जब अम्ल में डालते हैं ना तो वो लाल हो जाता है और क्षार में डालते हैं तो नीला हो जाता है। हल्दी की बात करें, चलिए लिटमस पेपर की बात कर लेते हैं, लिटमस पत्र की बात करते हैं, दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। जब पेपर को उसी गंध में बैगनी कलर का वो जो है डाई होता है उसमें डुबा के जब सुखाया जाता है ना, तो वो लिटमस पेपर भी, पत्र भी उसी तरह काम करता है। तो चलिए अगर हल्दी की बात करें, ये आपके किचन में होगा, ये आप हल्दी को बहुत अच्छे तरीके से जान भी रहे होंगे। अगर ये एसिड इस पे पड़ता है कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन यह लाल भूरा हो जाता है कब, जब इसमें क्षार होता है। इसकी प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं, जब आप उजला कपड़ा में सब्जी उब्जी का जब उसमें हल्दी लग जाए ना, तो जब आप कपड़ा धोने के लिए जाते हैं तो साबुन जैसे ही पड़ता है उस पर, तो वो जो है लाल भूरा टाइप का हो जाता है। लाल पत्ता गोभी भी आप देखे होंगे, हालांकि ये एसिड में इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन क्षार में यह हरा हो जाता है। ठीक है, अब संश्लेषित सूचक की बात करें, जो कि नेचुरल नहीं सिंथेटिक होता है। मैथिल ऑरेंज और फिनोलेफ्थलीन की बात करें तो मैथिल ऑरेंज जो है एसिड में लाल और क्षार में
पीला हो जाता है। फिनोलेप्थलीन की बात करें तो अम्ल में परिवर्तन नहीं होता और जो है क्षार में ये गुलाबी हो जाता है। अगर गंध की बात करें, गंधीय सूचक की बात करें, तो प्याज आप जान रहे हैं, ऑनियन, जो अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एसिड में अगर प्याज आप एसिड को, एक गिलास पानी में एसिड को मिलाकर लेते आइए आप, ठीक है, उसमें जब आप प्याज डुबो के निकालिएगा ना, तो प्याज का जो अपना सेंट होता है ना, प्याज का सेंट तो सभी सुने होंगे, बड़ा गंदा सेंट होता है, तो उसको आप नाक में लेके सूंघ सकते हैं। लेकिन जब वो क्षार में जाएगा, ठीक है, उसको कोई आप इनो में डुबा दीजिए, चाहे आप क्या बोलते हैं उसको, साबुन में डुबा दीजिए, सर्फ में, शैम्पू में डुबा दीजिए, तो उसका गंध समाप्त हो जाएगा। बात करेंगे वेनिला एक्सट्रैक्ट। आप वेनिला आइसक्रीम खाए होंगे ना, तो वो जहां से निकाला जाता है वेनिला एक्सट्रैक्ट की, तो वो जब एसिड में जाता है तो उसी तरह परिवर्तन नहीं होता है, और अगर क्षार में जाता है तो गंध समाप्त हो जाता है। तो चलिए बात ऐसा करेंगे कि क्यों हमेशा हम लोग जो है अम्ल और क्षार की जब परिभाषा दिए तो लिटमस का यूज क्यों किए? तो लिटमस का यूज इसलिए किए क्योंकि यह प्राकृतिक सूचक है, नेचुरल इंडिकेटर है, क्योंकि यह अपना कलर चेंज कर रहा है। समझिए बात को। यहां अब देखिए हल्दी क्या करेगा, सिर्फ यही ना बताएगा क्षार है। अब एगो गिलास में आपको हम पानी दे दिए, सपोज कीजिए एक गिलास में आपको पानी दे दिए, ठीक है, एक गिलास में आपको एसिड दे दिए यानी अम्ल दे दिए, एगो में आपको जो है क्षार दे दिए, ठीक है। तो जब इसमें सब में भरा हुआ विलयन है, देखने में तो सब एक ही कलर का लगेगा। अगर हल्दी को हम वाटर में डुबाए तो हल्दी टाइप का रहेगा, पीला ही रहेगा। एसिड में भी डुबा दिए तो भी वैसा ही रहेगा। तो हम तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि वाटर है कि भाई अम्ल है। इस लेके जो है लिटमस का ज्यादा हम लोग यूज करते हैं कि लिटमस को वाटर में डुबाएंगे कोई परिवर्तन नहीं, एसिड में डुबाए लाल हो गया, और जब हम क्षार में गिराए तो यह नीला हो जाएगा, ठीक है। अब अम्ल और क्षारक को बार बार अलग अलग तरीके के रसायन में मिलाकर ये चेक करेंगे कि कौन कौन क्या देता है। अरे भैया केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो काम तो करना ही ना, प्रयोग तो करबे ना करेंगे, हैं। देखिए अब देखिए अम्ल और क्षारक को धातु के साथ अभिक्रिया करा दिए। अरे धातु कौन सी? वही लोहा, टीन, एल्युमिनियम, सोडियम, यही सब ना धातु है जी, हैं। तो इसको अब धातु से अभिक्रिया करा दिए। अम्ल और क्षारक को धातु के साथ अभिक्रिया कराए तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे अम्ल के साथ क्या करता है। अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। जैसे देखिए धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया किया तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाया। तो चलिए एक जिंक एक धातु है, ये हम ले लिए। इसको जब हम H2SO4 यानी बैटरी के पानी में मिलाए ना तो जिंक सल्फेट दिया। SO4 सल्फेट को बोला जाता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड में जब हम जिंक के साथ अभिक्रिया कराए तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस ये रिलीज कर दिया। ध्यान दीजिएगा, हम सक्रियता श्रेणी में पिछला चैप्टर में आपको याद करने के लिए एक बताए थे, क्यों ना कार मांगा अल्टो जैन फरारी, क्यों ना कार मांगा अल्टो जैन फरारी। तो उसका ससुर सुन लेता, वो बोलता है शगुन पर, तो उसका ससुर जो है सुन लेता, कहता कौन है आगे आओ पिटाई लगेगी, यानी कौन है आगे आओ पिटाई लगेगी जो है ना, ये किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा। तो याद रखिएगा सक्रियता श्रेणी में जो कॉपर से नीचे वाला है, कॉपर भी, यह कभी भी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा, बड़ा कमजोर ना होता है जी। रिएक्टिविटी सीरीज में सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे होता है। देखिए क्षारक भी धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे जिंक अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला तो सोडियम जिंकेट, याद रखिएगा इसको, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, ठीक है, जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज किया, ठीक है। देखिए अब अम्ल का जो है धातु के कार्बोनेट यानी CO3 लगा रहे, धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए या बाइकार्बोनेट बोलिए, यानी HCO3 लगा रहे किसी भी धातु के साथ। तो वो जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, देखिए संगत लवण यानी धातुए का लवण देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल तो निश्चित देगा ही देगा। देखिए अम्ल अगर धातु कार्बोनेट बोलिए या नहीं, तो धातु के कार्बोनेट से नहीं कर पाया तो धातु के बाइकार्बोनेट से अगर करता है यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट से करता है तो लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड हमको ये प्रदान करते हैं। तो जैसे देखिए ये एक बार हम जो है ना सोडियम कार्बोनेट CO3, आपको मैंने बताया कि CO3 जब लगा रहे तो कार्बोनेट समझना है, और HCO3 लगा रहे तो बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट समझना है। तो सोडियम कार्बोनेट का जब हम HCl
हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब इसका रिएक्शन कराए तो NaCl क्या है हमारा, लवण है, नमक है, H2O वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस हम लोगों को देती है। अगर बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम बाइकार्बोनेट की या हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तो जब HCl के साथ रिएक्शन करता है तो नमक NaCl दिया लवण, दूसरी बात है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दिया। एक चीज याद रखिएगा, जो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार बोर्ड वाले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम डालते हैं ना, तो वो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ठीक है, जिस कारण से चूने का पानी जो है दूधिया रंग हो जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है किस गैस के कारण चूने का पानी दूधिया नजर आने लगता है, किस गैस के कारण, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण चूने का पानी दूधिया दिखने लगता है, उजला कलर का नजर आने लगता है, ठीक है। अम्ल तथा क्षारक एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं, तो मैंने अभी इससे पहले भी बताया है कि जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे का दुश्मन होता है, जब ये दूसरे से अगर अभिक्रिया करते हैं ना, तो एक दूसरे को बड़ा कमजोर कर देते हैं, मतलब उदासीन कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, इसलिए इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसके फलस्वरूप वो हमको बना के क्या देते हैं, लवण और जल बना के देते हैं, ठीक है। यानी अम्ल और यदि क्षारक के साथ अभिक्रिया करे तो लवण और जल बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यदि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया किया तो सोडियम सल्फेट यानी लवण बनाया और वाटर भी बना दिया, जल बना दिया, ठीक है। जब अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं तो भी लवण तथा जल ही बनाते हैं। यानी आप यहां ध्यान दीजिए, अम्ल और क्षारक अभिक्रिया किया तभियो लवण जल बनाया, और धातु ऑक्साइड अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया किया तब पर भी लवण जल बना दिया। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि धातु ऑक्साइड और क्षारक एक ही चीज है, तो ठीक है, इसीलिए हम इसको धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय या क्षार भी कहते हैं। यानी अगर धात्विक ऑक्साइड का कोई विलयन हो, जैसे कॉपर वगैरह सब का जो विलयन होता है, अगर वो हो ना तो उसको हम लोग क्षारीय कहेंगे। तो यानी धातु की ऑक्साइड को क्षारीय बोला जाता है, और इसकी अधातु को क्षारक जो होता है ना, मतलब कि अधातु की जो ऑक्साइड होती है ना, अधातु से अम्ल बनते हैं और धातु से क्षार बनते हैं। तो ध्यान दीजिए, अम्ल जब धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल ही बनाते हैं, ऊपर की तरह ही सेम। तो यानी धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल अगर मिला तो लवण और जल बनाया। देखिए कॉपर की ऑक्साइड, यानी कॉपर की ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मिलाया तो कॉपर क्लोराइड और वाटर बना। कॉपर ऑक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के साथ अभिक्रिया की तो कॉपर सल्फेट और ध्यान दीजिए कि अम्ल और क्षारक मैंने अभी बहुत देर से आप लोगों को बताया एक दूसरे का दुश्मन होता है। इन दोनों में समानता क्या है इसकी बात करते हैं। तो कुछ यौगिक लेते हैं। देखिए समानता क्या है ये समझने के लिए देखिए कि जितने भी अम्ल होते हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस जो है धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते थे, और जल में घुलकर वो हाइड्रोजन आयन देते थे। यानी हर एसिड में हाइड्रोजन है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जिस यौगिक में हाइड्रोजन हो क्या वह एसिड है, तो इसकी हम लोग जांच करते हैं। और आप देख रहे हैं कि जितने भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्षारक है, क्षार भी बोलिए क्षारक बोलिए एक ही बात है, ठीक है अभी के लिए, है ना। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन भी है। तो ये H+ आयन देते थे, एसिड H+ देते थे, ये OH। तो हाइड्रोजन तो दोनों में है ना। क्या सिर्फ हाइड्रोजन रहने से कोई एसिड या बेस हो सकता है? तो इसकी टेस्ट करने के लिए हम लोग एक बीकर लेंगे, एक आप ग्लास ले लीजिए प्लास्टिक का, उसमें सॉल्यूशन डाल दीजिए आप ग्लूकोज का। एक बार ग्लूकोज का डालिएगा, एक बार अल्कोहल का डालिएगा, एक बार H2SO4 का, एक बार HCl का, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ये सब का अलग अलग इसमें सॉल्यूशन डालिएगा, और बैटरी के साथ एक बल्ब को जोड़िएगा और एक तार को यहाँ और एक तार को यहाँ लगा दीजिएगा। इसलिए अगर ये विद्युत का चालन करेगी तो बल्ब हमारा जल उठेगा। जब हम ग्लूकोज को इसमें डालते हैं ना, देखिए इसमें भी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी है, फिर भी बल्ब नहीं जलेगी। इसका मतलब यह है कि ये विद्युत का चालन ना हमारा ग्लूकोज विद्युत का चालन करेगी ना हमारा अल्कोहल करेगी। लेकिन अगर बात करिए
प्लस आयन होने के कारण HCl और H2SO4 दोनों विद्युत का चालन करेगी। अब माइनस आयन होने के कारण, हाइड्रोक्साइड माइनस आयन होने के कारण ये जो है हमारा, ये दोनों भी विद्युत का चालन करेगी। तो हम लोगों को ये समझ में आया कि एसिड और बेसिस में, अम्ल और क्षारक में जो समानता होती है ना, वो ये समानता होती है आयन होने के कारण उसमें, ठीक है, वो जो है विद्युत का चालन करती है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन या ऑक्सीजन रहने से कोई भी यौगिक एसिड या बेसिस होगा, ये जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि वो अगर एसिडिक या बेसिक होंगे तो विद्युत का चालन करेंगे। समझ गए? कि पीएच स्केल के बारे में आप जो है सुने होंगे। अब बहुत इस किताब को जब पढ़ते होंगे तो पीएच स्केल लगता होगा बाप रे बहुत बड़ा चीज है। तो देखिए इतनी सी चीज में आप पीएच स्केल को समझ सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं पीएच स्केल, सबसे पहले ये जानेंगे है कौन, पहले बनाया कौन, ये देख लीजिए। 1909 ईस्वी में एसपीएल सोरेनसेन ने, जो कि फ्रांस के थे, उन्होंने पीएच स्केल बनाया। इसलिए बनाया कि यह जान पाए कि कौन अम्ल या कौन क्षारक कितना मजबूत या कितना कमजोर है ना। देखिए ऐसा पैमाना जो अम्ल तथा क्षारक की प्रबलता को बताती है, प्रबलता और दुर्बलता सबको बताती है ये पैमाना। इसमें 0 से लेके 14 तक नंबरिंग किए होते हैं। और ये जो लाल वाला जो रंगीन हम दिखा रहे हैं ना, लाल वाला समझ लीजिए आप, वो एसिड है, अम्ल है। यानी जितना ज्यादा अम्ल उतना मजबूत अम्ल, और जितना कम एसिड उतना जो है कमजोर, है ना। ये क्षारक हो गया आपका काला वाला जो आप दिख रहा है। यानी अगर 0 से अधिक और 7 से कम है तो ज्यादा एसिड है ना जी, उसमें मात्रा क्या है, ज्यादा एसिड का है, यानी ज्यादा अम्लीयता होगा। यानी 0 से अधिक 7 से कम को हम अम्लीयता बोलेंगे। अगर पूरा एग्जैक्ट 7 हो जाए ना, वो उदासीनीकरण हो जाता है, पूरा उदास हो जाता है। यानी पानी का जो है शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की शक्ति, पावर ऑफ H4 हाइड्रोजन, ठीक है पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर 7 से अधिक और 14 से कम है ना तो उसको हम क्षारीयता बोलते हैं। ठीक है, यानी अगर आपको पूछे कि जैसे मान लीजिए कोई आपको एक पदार्थ दे दिया, बोलेगा इसका मान 5.8 है, तो बताइए ये क्षार है कि अम्ल है। 7 से कम है, 7 से कम है तो वो अम्ल है, और 7 से अधिक है वो तो क्षार है। जब बिल्कुल 7 हो तो शुद्ध जल होता है। ठीक है, तो पीएच का महत्व और जो हमारे जो नमक से लवण से बनने वाले जो रसायन होते हैं उसे हम अगले वीडियो में बताएंगे, यानी कि लास्ट पार्ट में बताएंगे। वीडियो लंबी हो रही है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि वही हमारे लिए दान और दक्षिणा है। ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। अगर पसंद आए ना तो सब्सक्राइब भी चैनल को कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे शेयर भी कीजिएगा। अगर शेयर कर दीजिएगा ना, एक स्क्रीनशॉट लेके मेरे इस नंबर पे 9430508345 पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।